सीटेट सितंबर 2026 के लिए जो सीडीपी का जो डेली क्लास चल रहा है चक्रव्यूह बैच का, उस चक्रव्यूह बैच में आज जो क्लास है वो 8वां क्लास है, 8 क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लगभग 240 क्वेश्चन को। जो 240 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आज भी जिस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चन का, वो सारा का सारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना आता है। 30 में 30 आना चाहिए, क्योंकि डेली 8 बजे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्लास प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है चक्रव्यूह बैच, जिसको क्या कहा गया है, चक्रव्यूह बैच। और बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षक अभ्यर्थियों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है, सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो चैनल्स में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये क्लास आपको सीडीपी में एग्जाम में 30 में 30 दिलवाएगा। ये गारंटी क्लास है कि 30 में 30 दिलवाएगा। और हम एक एक ऑप्शन का एनालाइज करते हैं और ऑप्शन को काटते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। तो समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। और हमारे चैनल पर कराया जाता है सीटेट की तैयारी। जो अभी बैच चल रहा है वो चल रहा है टारगेट सीटेट सितंबर 2026 का, और डेली 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आने वाला है इसका ईवीएस का क्लास, तो ईवीएस का क्लास भी देखना मत भूलिएगा। मंडे से ईवीएस का क्लास आएगा। 8वीं क्लास के साथ 2 क्लास और बचेगा, जो आपको लगभग जो है 300 क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशाई होती है या केवल व्यक्तिगत अनुवांशिकता से प्रभावित होती है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं या विकास वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है? चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को काटना स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले ऑप्शन को क्रॉस करना कीजिए कि कौन कौन नहीं होगा, विकास के प्रोसेस में कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि केवल अनुवांशिकता पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सब गलत हो गया, तो बी तो गलत हो गया। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये पॉजिटिव है, तो इसको रहने दीजिए क्योंकि सवाल भी पॉजिटिव पूछा गया है। विकास केवल वातावरणीय नहीं बल्कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर डी भी गलत हो गया। विकास एक दिशाई नहीं होती बल्कि बहुदिशाई होता है, यहाँ पर बहुदिशाई होता तो सही हो जाता, तो यहाँ ए भी गलत हो गया। तो बच गया कौन? बच गया सांस्कृतिक विविधताएं, है ना, यानी कि सी बच गया, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ऐसे आप लोग भी कमेंट करो आंसर करो अपने कमेंट को, अपने आंसर को कमेंट करो। ठीक है, और किस स्टेट से आप लोग देख रहे हो, किस स्टेट से, कौन से राज्य से आप हमें देख रहे हो, अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट में करो, अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट में करो। और हाँ, अगर एफबी पर जो लोग देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पे सार अकेडमी को फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, डेली उस पर फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड होता है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? कौन सा प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन जिसमें विवेक को बढ़ावा मिले, कौन सा बड़ा क्वेश्चन जो है बढ़ावा देगा विवेचनात्मक चिंतन को? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों? भारत के 10 राज्यों के नाम लिखो, 2 से 10 तक पहाड़ा लिखो, दी गई कविता का सुस्मरण करके वचन करो। देखो, विवेचनात्मक चिंतन तब होगा जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। कौन सा थिंकिंग होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, डीटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा जो है एक ही विषय पर कई तरह से सोचेगा, अपना आइडिया लगाएगा, तो क्रिएटिव होगा। तो यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन एक शब्द वाले एमसीक्यू सवाल में कभी नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्टिव में होता है। तो 10 राज्यों के नाम तो 10 तो लिख देगा, तो ये विवेचनात्मक चिंतन नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ। 2 से 10 तक पहाड़ा जो याद होगा लिख देगा, ये भी कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात जहां होगी वही सही होगा। दिए गए कविता का सुस्मरण, यानी कि सुस्मरण यानी कि जितना जैसा याद है वैसा रट के उसको सुना दो। तो वाचन करना रटना दोनों निगेटिव है, तो डी भी गलत हो गया। सही आंसर होगा ए, पता करेगा, इसमें बच्चा क्रिएटिव होगा, फिर लिखेगा, यानी कि सही आंसर हुआ ये ए। थर्ड क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? चरणीय सिद्धांत विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पर? चरणीय सिद्धांत। देखिए, निरंतरता हम काट दिए हैं, सी और डी में से ऑप्शन में से सही आंसर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस कर चुके हैं, और 7 प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप ऑप्शन टिक नहीं लगा रहे हो
तो ऐसे प्रैक्टिस का क्या फायदा। ठीक है, जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। कौन से कारकों द्वारा? पारिवारिक सामाजिकरण द्वारा, समकक्षी संबंध द्वारा, सांस्कृतिक मूल्य द्वारा, बच्चों का आत्मसम्मान द्वारा। विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव, यानी कि विद्यालय जब बच्चा आएगा तो वो लर्निंग से कनेक्ट अपने आप को पाएगा। किसके द्वारा? तो पारिवारिक समाजीकरण बिल्कुल होगा, समकक्षी भी बिल्कुल होगा, पीयर ग्रुप का भी होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा जो है स्कूल में आकर के इंटरेस्ट के फॉर्म में सीख सके। सांस्कृतिक मूल्य भी बहुत जरूरी है। अब बच्चों का आत्मसम्मान यानी कि बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस बच्चों को फीलिंग होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी। एक दो तीन चार सब सही। पियाजे साहब आगे। सीटेट में पियाजे से 2-3 नंबर का जरूर आता है, इसलिए पियाजे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। जिन पियाजे लेवेगस की हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रियात्मक वर्गीकरण या संरक्षण। बताइए। जिन पियाजे की बात की गई है पूर्व संक्रियात्मक प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात की गई, यानी कि संक्रिया से पहले की अवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। आप लोग दीजिए, क्योंकि इसको हम लोग जिन पियाजे को कल ही प्रैक्टिस किया और सेम यही क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। खुद कमेंट करो। कुछ कुछ सवाल तो हम छोड़ देंगे भाई, ये आप लोग के लिए जो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो हम आपके लिए क्लास चला रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, एक छोटी, हाँ नहीं आएगा तो कमेंट कर दोगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सही बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं बताएंगे। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? प्रतीकात्मक खेल कर पा रही है, ठीक है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। ठीक है, संवेदी तो होगा नहीं, पूर्व होगा नहीं। सही आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट। रुक्मणी का ये सेट चल रहा है। रुक्मणी जो है पब्लिशिंग कंपनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पब्लिश करती है। तो आप लोग जो रुक्मणी का सेट खरीदते हो वो सेट यहाँ चल रहा है, सारा पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में सम्मिलित है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो इसमें से कौन सा मॉडल जो है नैतिक विकास के मॉडल से संबंधित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, या संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, नहीं आनुवंशिकता वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर करती है, सांस्कृतिक मूल्य पर मूल्यता निर्भर नहीं करती है। अब बताइए, बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। देखिए, ए तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, 80 होगा नहीं, और निरंतरता तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे हिसाब से डी होगा। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है, यानी कि बच्चा जैसे कल्चरल बैकग्राउंड में रहेगा उसका जो मॉरल डेवलपमेंट उस तरह का होगा। तो डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ले वेगस्की साहब, है ना, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ले वेगस्की जिन पियाजे। ले वेगस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी। जेडपीडी बार बार हम यही एग्जांपल देते हैं, जेडपीडी। जेडपीडी, ठीक। आप लोग ला रहे हो 89 मार्क्स, एक नंबर से आप लोग फेल हो जा रहे हो। एक नंबर का जो गैप है वो हम कंप्लीट करवा दिए, तो ये जो जोन है एक नंबर का वो हम क्रॉस करवा दिया। तो हमने जेड जोन से आपको निकाला, जेड पीडी से निकाला। जेड जोन मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब जेड पीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो लेवेगस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। अध्यापन मूल्यांकन के लिए बिल्कुल नहीं, और सिर्फ अध्यापन सिर्फ मूल्यांकन के लिए भी नहीं, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए, यानी कि इस बात की पहचान करने के लिए जेडपीडी का यूज करना चाहिए कि आपकी जो आईक्यू लेवल है वो कहां तक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जिन पियाजे का पढ़ा चुका था, हम जिन पियाजे का टॉपिक पढ़ा चुके हैं, और उसका जिन पियाजे का जब सवाल आया तो हम क्या किए, दो ऑप्शन को काट दिए और उसका छोड़ दिए, है ना। तो अब हम क्या देख जांच रहे हैं आपका, अब फिर हम छोड़ दिए, फिर बोले ई दोनों में से सही कीजिए। तो हमने क्या जांचा, हमने जांचा कि आपकी बौद्धिकता क्या है। तो आप जो है यहां तक दो ऑप्शन तक आकर के फिर लगा दीजिएगा, 90 मार्क्स आ जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये बौद्धिकता जांचने के लिए जेडपीडी का यूज होता है। एक विशिष्ट प्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेवेगस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का
इस्तेमाल कर रही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, आधा हल किया हुआ, जैसे मान लो कि मैथ हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो मान लिया कि मैथ पढ़ा है 2/4, 3/4, इसको पढ़ा है, इसका आधा हल किया, बोले कि देखो ये दोनों कैसे निकालोगे, ऐसे में आपस निकाल के दिखला दिया, 4 आया। और उसके बाद छोड़ दिए, बोले कि देखो इससे इसको डिवाइड कर देना, जितना आएगा इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना, ठीक, 2 आएगा। अब बच्चा को आधा हल करके दिया, आधा उसको अपने से करने दिया। तो ऐसा वैज्ञानिक के अनुसार ऐसा करना क्या है? अवलोकन अधिगम है, द्वंद्वात्मक अधिगम है, अनुकूलन है या पाड़ है? तो ऐसा करना पाड़ है, यानी कि टेम्पोररी हेल्प है, ठीक है, पाड़, स्कैफ फोल्डिंग इंग्लिश में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, या उपयुक्त सभी। देखिए, प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का माहौल को प्रमोट करने के लिए कौन सी गतिविधि है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, या भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त रूप से सभी, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस का आप ध्यान रखिएगा ही, ठीक है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ये तो रखिएगा ही, जब ये दोनों हो गया तो सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। आईक्यू के हिसाब से आप उसको अगर डिवाइड कर दोगे या अलग कर दोगे बच्चे को, तो ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। असुविधाजनक तो नहीं है, इजी है, अलग कर दो। तुम बहुत तेज हो, आगे बैठो, आगे बेंच पर बैठो। तुम भोंदू हो, इसके पीछे बैठो। तुम सबसे भोंदू, इसके पीछे बैठो। ऐसा करना आसान होता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्या विद्यालय के लिए असुविधाजनक है? असुविधाजनक तो बिल्कुल नहीं है, ना विद्यालय के, ना अध्यापक के लिए। या बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, या बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और वह बच्चों को चिंतित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। पृथक करना बच्चों की चिंतित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर फिर आगे बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह बहुबुद्धिकता को निष्पादन करने में मददगार है, या समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या तारक विधाती बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, तो यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार नहीं है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ये तो होगा नहीं। कारक विद्यार्थी बनाने में नहीं, ऐसा भी नहीं है, तेज बनाने में होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, अध्यापन रणनीति का इस्तेमाल होना चाहिए, तरह तरह का अध्यापन रणनीति, अलग अलग का टीचिंग मेथड का यूज होना चाहिए। या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या बौद्धिक या बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो ये देखिए, व्यवहारिक बौद्धिकता भी नहीं होगा, बहुबुद्धिकता, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत ही दिया था, इसलिए बहुबुद्धिकता को बढ़ाने के लिए हार्वर्ड गार्डनर फेमस हुए, इसलिए ये हो गया फर्स्ट, ए आंसर इज राइट। 1.5 से 2.5 साल की, यानी कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद या बकवाद? देखो, इसको बैबलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैबलिंग, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला बकवाद। तो 1.5 साल से 2.5 साल तक का बच्चा जो बलबलाता जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकवाद, ठीक है, यानी कि बैबलिंग, याद रखना, बाकी आपको याद की चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचने और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन कैसा है? यह कथन जेंडर बाइसनेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं हैं अपने दिल से सोचती है, नहीं। महिलाएं अगर दिल से सोचती तो कई लोगों को धोखा नहीं देती, कई लोगों का दिल नहीं टूटता, अगर दिल से सोचती तो। महिला जो है महिला जो है हमेशा 90% महिला जो होती है, 90% महिला अपने दिमाग से सोचती है, माइंड से सोचती है, समझ गए। और 70% जो पुरुष होते हैं, 70% पुरुष अपने दिल से सोचते हैं, क्योंकि अगर ज्यादातर जो धोखा मिलता है वो पुरुषों को मिलता है, महिलाओं को नहीं। ये हम कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे कमेंट में महिला लोग ज्यादा कमेंट कर दे कि आप सर जेंडर वाइसनेस कर रहे हैं। जेंडर वाइसनेस नहीं कर रहे हैं, ये सच है। आप एक सर्वे कर लो, ठीक है। चलिए ठीक है, किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, अनसब्सक्राइब मत करना भाई। तो यह कथन कैसा है? लैंगिक विभेदीकरण का, लैंगिक रूढ़िवाद का, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद का, या लैंगिक स्थिरता? लैंगिक स्थिरता अनुवांशिक भेद नहीं होगा, और लैंगिक विभेदीकरण नहीं होगा, लैंगिक रूढ़िवाद होगा, यानी कि ऐसा बाइसनेस चला आ रहा है, ऐसी रूढ़िवादी सोच चली आ रही है कि ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी पुरुष भी दिल से सोचते हैं, और कभी कभी महिलाएं भी दिमाग से और दिल से सोचती है, ठीक है। बाप रे, बहुत डेंजर सवाल था ये।
इसमें तो मामला फंस जाएगा फिर। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें कौन से असेसमेंट टेक्निक का, है ना, यूज नहीं होना चाहिए? अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, या विद्यार्थी के पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो तैयार होना ही चाहिए। सवाल निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, पोर्टफोलियो अच्छी बात है। स्वयं मूल्यांकन भी अच्छी बात है। अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल इस्तेमाल, ये भी अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, निगेटिव आंसर इज राइट। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को, यानी कि ऐसे समूह के लोग जो बैकवर्ड हैं या वंचित हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं है, और उनका कल्चर भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको स्कूल से जोड़ना कैसा है? अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? शिक्षा में समानता, शिक्षा में सम्यता, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, या विशेषता सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा, सहानुभूति आपको कभी नहीं देना किसी को, हक देना, हक हक, समझ गया? जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट में बहुत सारे सिंपैथी दे रहे हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट को सिंपैथी नहीं चाहिए, स्टूडेंट को उसका राइट चाहिए। बस समझ में आया? राइट चाहिए। शिक्षा में साम्यता या शिक्षा में समानता, शिक्षा में इक्विटी चाहिए, इक्वलिटी नहीं, ठीक है? तो शिक्षा में इक्वलिटी के बजाय इक्विटी दिया जाए। इक्विटी मतलब कि समान अवसर और समान तौर से ट्रीट किया जाए। तो सही आंसर हो गया बी। ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन समानता नहीं होगा, साम्यता होगा, ठीक है? हाँ। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, गणितीय क्रियाओं में यानी कि मैथ से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम है, ठीक? तो स्वालीनता में तो बच्चा अपने में स्वालीन रहता है, आलेखीय वैकल्प में तो हो जाएगा डिस्ग्राफिया, तो ऐसा होगा नहीं। अब आइए पठन वैकल्प में हो जाएगा डिसलेक्सिया, ऐसा भी नहीं। गणितीय क्रियाओं में अगर असफलता पा रहा है या दिक्कत हो रहा है तो गणितीय वैकल्प हो जाएगा, यानी कि डिसकैलकुलिया इज राइट आंसर, बी आंसर इज राइट आंसर। और अगर पठन विकास से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में पठन विकार का बना हुआ है वीडियो, वहां से आप देख लो, वहां से आपको पठन विकार में पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो लिखो पठन विकार बाई सार अकेडमी, आपको मिल जाएगा। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु, श्रव्य बाधित मतलब क्या? सुन नहीं सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, यानी कि कौन सा पॉलिसी आपको नहीं अपनाना है? वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेत का इस्तेमाल। सुन नहीं सकता हो, देख तो सकता है। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल नहीं करना है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना, ये भी अच्छी बात है। मुख्यतः मौखिक माध्यम, सुन नहीं सकता है। हाँ देखो, ये कर सकते हो, वीडियो चलचित्र प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधि करोगे तो देख तो रहा है ना, इससे भी सीख लेगा। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण, हाँ, इशारा उशारा कर करके भी, ये भी ठीक है। लेकिन बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोलना, ओरल एक्टिविटी करना, ये गलत है, क्योंकि वो सुन ही तो नहीं सकता है, श्रव्य बाधित तो है ना? श्रव्य बाधित है ना? तो डी आंसर इज राइट आंसर। देखो, जो सीडीपी है ना, इसको किसी बुक से तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? और किसी अच्छे टीचर के गाइडलाइन में पढ़ना, जो ऑप्शन को एनालाइज कर सके, ऑप्शन को काट सके, एक एक ऑप्शन को हटा सके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है? ऐसे अगर पढ़ोगे तब याद रहेगा, और अगर ऐसे पढ़ोगे कि ये होगा बस हो गया, तब कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन मुझे किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वाग्रहों के उजागर कर सकता है? यानी कि कोई एक टीचर है, उसको वंचित समूह के प्रति एक पूर्वाग्रह है उसके दिमाग में कि वंचित समूह के बच्चे जो हैं ऐसे ही होते हैं, गंदे होते हैं, नहीं आते हैं या पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा कोई पूर्वाग्रह लेके बैठा हुआ है। तो पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, कैसे उजागर कर सकता है? अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित पूर्वाग्रह को, यानी कि अध्यापक के दिमाग में जो पूर्वाग्रह है वो शो हो जाएगा। कौन सा काम करेगा अगर टीचर? तो लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता और मुख्य अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना,
अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि सवाल है पूर्वग्रह का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तीनों पॉजिटिव है। यहाँ पर ए सही है क्योंकि वो पूर्वग्रह बैठाया हुआ दिमाग में अध्यापक की लड़की नहीं पढ़ती है, SC ST के लोग नहीं पढ़ेंगे या जनरल के लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, गरीब लोग नहीं पढ़ सकता है, ऐसा पूर्वग्रह है, तो यही हो जाएगा ए। यही ऐसा अगर कुछ करेगा, लिंग भेदभाव ऐसा करेगा, तो ये शो करेगा कि वो पूर्वग्रह से ग्रसित है। अच्छा में सृजनात्मकता है ना, को बढ़ावा देने के लिए, सृजनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। सबसे आसान सवाल इसको बोला जाता है लॉलीपॉप सवाल, इजी सवाल, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, अभिसारी चिंतन के लिए, सोच सीखने के लिए। चलिए, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग सम्मेलन के लिए नहीं, उपलब्धि वर्ग सम्मेलन बिल्कुल नहीं। मौलिक खोज और सोच को, ये हो सकता है, सही होगा। परीक्षा देने के बेहतर कौशल नहीं, अभिसारिक सोच भी नहीं, यही सही होगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना। ठीक है, बी आंसर इज राइट आंसर। एक संरचनात्मक कक्षा, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, ऑप्शन कट गया है भाई, चलो फिर भी हम सी ऑप्शन तो देख सकते हैं ना। 21 के बाद 22, अच्छा कटा हुआ है, अच्छा कटा हुआ है तो क्या करें, रुक जाए एक मिनट, इसका हम लाते हैं दूसरा। अभी कितना तक हुआ, 2100 है ना, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, 21 सवाल था ना, 21 का ही देखते हैं, ये दूसरा आ गया, उसमें कट गया है, नया PDF बनाएंगे तो उसको आगे करेंगे। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, या सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। देखो, ऐसे ऑप्शन को करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि क्या बच्चे नहीं करेंगे संरचना और अर्थ, यानी कि ज्ञान के संरचना के लिए क्या बच्चे नहीं करेंगे। अगर जो नहीं करेंगे पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सक्रिय अन्वेषण, पदार्थ पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी द्वारा, खेल द्वारा, तो हमको लगता है इसमें से सब करेंगे। 1 2 3 4, तो कहां ऑप्शन है 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी। चलिए, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट कर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या है। ठीक है, बांट दी, जैसे मेरा नंबर है 8709712619, अब इसमें मिलेगा आपको फ्री में नोट्स, फ्री में नोट्स। ठीक, तो ये नंबर को हमको याद करवाना है, तो हम क्या करेंगे, खंड में बांट देंगे 3-4 के, 3-3-4 ऐसे करके, है ना, 870 971 ऐसे करके। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाया, ऐसा प्रोसेस क्या स्वगीकरण कहलाया, खंडीकरण कहलाया, स्वगीकरण कहलाया, कुटलेखन कहलाया, अनुकलन कहलाया। तो ये सब नहीं होगा, ये दोनों बताइए, आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, खंडीकरण। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, कौन सी दशा पर। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का आयोजन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। विषय वस्तु को रटना नहीं होगा, दूसरों का निश्चित अनुकरण भी नहीं करना है। किसको बढ़ावा दीजिएगा आप, अनुकरण को बढ़ावा दीजिएगा नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, कौशलों और ज्ञान का अर्जन, हाँ यही ए आंसर इज राइट आंसर। डी होता अगर ए ना रहता तो डी भी गलत हो गया, ए आंसर इज राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा युग में सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने की को सुसाध्य करता है। सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। यहाँ टॉफी देना हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, समझ लीजिए ये होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव सवाल है, तो ये तो होगा नहीं, सबसे पहले इसको काट ही दीजिए। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में, जहां जहां एक है वहां वहां काट दीजिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अब बच गया यही 2/3, तो सही आंसर यही होगा। देखो हम ऑप्शन भी नहीं पढ़े, हम ऑप्शन भी नहीं पढ़े, अब बताओ इतना इजी कौन बताएगा। नहीं, आपको एग्जाम पास करना है ना, आपको नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है, नॉलेज के लिए आप कंटेंट पढ़ो, आपको एग्जाम पास करना, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस ऐसे ही होता है। आपका टाइम भी तो बचना चाहिए एग्जाम में। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे, कैसे फैसिलिटेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। अपने विद्यार्थियों में डर भावना पैदा करके समस्या के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कमेंट करो, निष्क्रिय रटन गलत हो गया,
समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हो सकता सही हो। अपने विद्यार्थी में डर भी गलत हो गया। समस्याओं को हल हेतु अटल भी गलत हो गया। अटल तो निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। सही आंसर हो गया सी। आप जिस चैनल पे आए हो, ये चैनल आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। एग्जाम, टाइम पास नहीं कि हाँ टाइम पास हो रहा, नहीं। हम मेरा एक अपना इमेज है। यूट्यूब भले रिकमेंड नहीं करता है और आप लोग सपोर्ट करके भी नहीं करते हो, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद ये व्यू क्या है, 100 व्यू है, 101 व्यू है। जो कंटिन्यू व्यूअर्स है बस वही है। अरे शेयर कर दो, कम से कम एक एक शिक्षक अभ्यर्थी अगर एक एक भी शेयर करेगा तो 100 शेयर हो जाएगा, और 100 शेयर में मेरा जो चैनल है वो चल पड़ेगा। तो इतना तो करो। मेहनत लगता है, बदले में फ्री में क्लास, फ्री में नोट्स सब मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है ना। सार्थक पॉजिटिव लर्निंग को कौन फैसिलिटेट करता है। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। अब तो इसको तो सबसे इजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। डी काटो, नकल हो रहा है, रट्टा मार रहा है, ये भी काट दो। और संदर्भ रहित है, संदर्भ सहित होना चाहिए, ये भी काट दो। बी आंसर इज राइट आंसर। 27, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खाली जगह की भावना उत्पन्न होगी। बताइए, आंतरिक, इनर। अगर एक स्टूडेंट इनर रूप से मोटिवेटेड है तो उसमें कैसा भावना उत्पन्न होगा। शर्माएगा नहीं, गुस्साएगा नहीं, उत्कृष्टता नहीं, गर्व करेगा, प्राउड फील करेगा। आप सीटेट पास कर जाओगे इनर मोटिवेशन के साथ कि हमको सीटेट पास करना है, मेन एग्जाम देकर के जॉब लेना है, 100 नंबर आ जाएगा। प्राउड फील करोगे ना कि मैंने कर दिखाया, 2 बार 3 बार से एक एक नंबर से छूट रहा हो गया। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, या बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। क्या है सवाल, बहुत संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को। बताइए, इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से वर्जित करने को, वर्जित बिल्कुल नहीं, निगेटिव हो गया। यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, नहीं। यह बच्चों में आज्ञा पारणता पैदा करता है, या अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह भी नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा ए, कि लर्निंग को और इफेक्टिव बनाता है। आ जाओ, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सवाल निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। एक अध्यापकों को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संभावनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। आ गया, पहले ही मिल गया निगेटिव। ऑप्शन पढ़े हैं कि छोड़ दें, पढ़ लेते हैं। बच्चों और वयस्कों में व्यक्ति संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो है ही, तो ये पॉजिटिव है। चलिए, एक अध्यापकों को रूप में इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को पर गौर करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव हो गया। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। वैकल्पिक संभावनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में निराधार अगर होती हैं लिख देता तो निगेटिव होता, नहीं लिखा है इसलिए पॉजिटिव हुआ। सही आंसर हो जाएगा ए। लास्ट एंड लिस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट, स्किप करके मत भागिएगा। आप लोग मेरे सपोर्टर हो, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे आपको क्या चाहिए वो कमेंट करो कि सर अब सीडीपी का क्लास बंद कीजिए, अभी साइंस का क्लास चलाइए, या एनसीईआरटी ईवीएस चलाइए, या एनसीईआरटी साइंस चलाइए, हम देंगे। लेकिन बदले में हमको सब्सक्राइबर और व्यूअर चाहिए। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मानवतावादी बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं, सामाजिक संस्कृति बिल्कुल नहीं, व्यवहारात्मक पक्ष ये बताता है कि बच्चे को एक्सटर्नल मोटिवेशन दे करके पढ़ने की ओर बुलाया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चा मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा। आजकल इसलिए बच्चा चिड़चिड़ा हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे का के दुलार में बच्चे का हर एक चीज एक बार में पूरा किया जा रहा है, वन टाइम में, और बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो, बच्चा रो रहा है, स्केटिंग बोर्ड मंगा दो, बच्चा रो रहा है, चॉकलेट दिला दो, ये गलत है ना। तो ये चीज है। तो आप सीडीपी के 30 सवाल को कर चुके हैं सारे गणित पर, और बहुत प्यार से आपसे कहना है, शेयर कर दो भाई। हमने क्या बिगाड़ा आप लोग का, मेहनत ही तो कर रहे हैं, सपोर्ट तो चाहिए। और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, कम से कम 5 के का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा करवा दो।
आप जितने अभी तक सब्सक्राइब किए हुए हो, आप ही लोग तो हो जो शेयर करोगे। छोटा चैनल कभी बड़ा नहीं बनेगा। बनेगा कब? जब हमारा परिवार हमारा साथ देगा, और हमारे परिवार आप हैं। सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब।